दोस्तों, क्या आपको पता है जब आप पैसों को बैंक में रखते हो तो बैंक उन पैसों का क्या करता है? नहीं पता तो सुनो। बैंक आपके पैसों को बिल्डर्स, बिजनेस ओनर्स और पूंजीपतियों को उधार देता है और 12 से 14% का इंटरेस्ट उनसे चार्ज करता है। और आपको कितना देता है? केवल 2 से 3%। कितना स्मार्ट होता है ना बैंक। अपना एक भी रुपया रिस्क में नहीं डालता, आपसे पैसे लेता है लो इंटरेस्ट पे और हाई इंटरेस्ट पे दूसरों को दे देता है और खुद मोटी कमाई करता है। और बैंक का एक और डार्क सीक्रेट बताऊं, अगर बैंक डूब जाए तो चाहे आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, बैंक केवल 5 लाख रुपए ही आपको लौटाने के लिए लायबल होता है। जबकि आप कभी बैंक से लोन लेके देखिएगा, अगर एक भी ईएमआई लेट हुई तो बैंक आपका जीना हराम कर देगा। यानी कि बैंक हो या कोई और स्कीम, पिसेगा हमेशा एक मिडिल क्लास ही। बड़े बड़े पूंजीपति तो बैंक्स को चूना लगा के बाहर देशों में छिपे बैठे हैं और ये पैसा बैंक का नहीं होता बल्कि आपका और हमारा होता है। बस खबरों में ऐसा बताया जाता है कि बैंक का पैसा लूटा गया। बैंक जिसको आप सेफ जगह समझते हो पैसे रखने के लिए, उसे फर्क तक नहीं पड़ता आपका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि बैंक्स बड़े लोगों से बिना ज्यादा सवाल जवाब किए पैसा उधार दे देते हैं। और बाद में फिर क्या होता है? हर्षद मेहता केस, नीरव मोदी केस और विजय माल्या जैसे अनगिनत केसेस इसके गवाह हैं। इसलिए बैंक्स में पैसे रखना उतना भी सेफ नहीं है जितना आप समझते हो। और साथ में रिटर्न्स के नाम पे भी ये आपको बस लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। 2 से 3% का रिटर्न क्या ही होता है? इन्फ्लेशन ही 7% से ज्यादा की है हमारे देश में। बैंक में पैसे रखने से तो अच्छा है आप घर में गुल्लक रख लो, या फिर इन 7 एसेट्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो जो बैंक से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स देने के साथ साथ सेफ भी हैं। जिनमें से एसेट नंबर 1 है प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इनमें पैसे इन्वेस्ट करना बैंक में पैसे रखने से कई ज्यादा सेफ है, क्योंकि इनमें लोग आज से 100 साल पहले भी पैसे इन्वेस्ट करते थे और आज से 100 साल बाद भी करते रहेंगे। और इन पर ना गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है और ना ही किसी प्राइवेट एंटिटी का। वंस आपने इनमें इन्वेस्ट किया तो ये कंप्लीटली आपके हैं। कई लोग तो इनको गॉड्स मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली तैयार होते हैं, इनको आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता। एंड जिस वजह से इनकी सप्लाई लिमिटेड रहती है, एंड दैट इज वाई इनका प्राइस नीचे जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। मेटल लाइक गोल्ड तो इंडिया की सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट रही है कई सदियों से, क्योंकि इंडिया में लोग सोने को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नजरिए से नहीं खरीदते, बल्कि घर में सोना रखना इंडिया के ट्रेडिशन का भी हिस्सा है। पिछले केवल 6 महीनों में भारत ने 102 टन सोना खरीदा है, जिसकी कीमत 40 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे ही फैक्टर्स की वजह से गोल्ड के 5 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 13.6% रहे हैं, जो कि बड़े ही इंप्रेसिव रिटर्न्स हैं। सेविंग्स अकाउंट से तो कई गुना ज्यादा हैं और इन्फ्लेशन को भी इजीली बीट इन्होंने किया है। ऑल्सो गोल्ड को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी माना जाता है, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है तो सोने का प्राइस भी तेजी से बढ़ जाता है, जिस कारण आपके पैसे इन्फ्लेशन से हर हाल में सुरक्षित रहते हैं। 2020 में भी जब सारी मार्केट्स तेजी से नीचे गिर रही थी, गोल्ड एक अकेला ऐसा एसेट था जो अपने ऑल टाइम हाई को रीच कर रहा था। इसीलिए गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स को सेफ हेवन एसेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल डेज में तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते ही हैं, साथ में मुश्किल वक्त में भी ये नीचे नहीं गिरते बल्कि ज्यादा तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। इसलिए प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करना आपको सुरक्षित रखने के साथ साथ अमीर भी बना सकता है। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन प्रीशियस मेटल्स की कीमतों में बड़ा शार्प डाउनटर्न देखा गया हो। ये हमेशा से अपने प्राइसेस को अप्रिशिएट करती हुई आई हैं। जैसे कि सन 1964 में 1 तोला 24 कैरेट सोने की कीमत 64 रुपए से बढ़कर 2025 में 79,000 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके 3 मशहूर तरीके हैं। नंबर 1, आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, जैसे कि मेजरली लोग करते हैं। या नंबर 2, आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप किसी भी फुल टाइम या डिस्काउंट ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। नंबर 3, आप ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो गोल्ड माइनिंग करते हैं या फिर जिनका ज्वेलरी का बिजनेस है। लाइक टाइटन एक ऐसा शेयर है। अगेन इसके लिए भी आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर का सहारा ले सकते हो। सेकंड एसेट है स्मॉल वेंचर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस 120 मिलियन यानी 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जो कि पूरी इंडिया की वर्कफोर्स का 40% है। दोस्तों, स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल वेंचर ना केवल आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आपकी शॉर्ट टर्म जरूरतों को भी फुलफिल कर सकते हैं। किसी स्मॉल वेंचर में इन्वेस्ट किया एक एक पैसा आपको उतना रिटर्न दे सकता है जितना दुनिया का शायद ही कोई और एसेट आपको दे सकता है। बस इसके लिए आपको 2 बुनियादी चीजों की जरूरत है। नंबर 1, एक क्लियर प्लान, और नंबर 2, शर्म लिहाज का त्याग।
आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि आप कौन सा स्मॉल बिजनेस रन करेंगे और क्यों, और फिर उनसे कमाए पैसों का आप क्या करेंगे। और इसके लिए आपको शर्म कुछ समय के लिए त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस करने वालों को लोग उतनी रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते। बट अगर आप वॉरेन बफेट की तरह बनना चाहते हैं तो जो उन्होंने किया आपको भी वैसा कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर यंग वॉरेन बफेट शर्म करते रहते तो आज ओल्ड वॉरेन बफेट को कोई नहीं जानता। 6 से 7 साल की उम्र में ही वॉरेन बफेट कोका कोला और च्युइंगम सेल किया करते थे। फिर 9 साल की उम्र में डोर टू डोर जाके मैगजीन्स बेचा करते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने पिन बॉल मशीन्स का बिजनेस स्टार्ट किया और 13 साल की उम्र में वो लोगों के दरवाजों पर जाकर न्यूज़पेपर डिलीवर किया करते थे। वो ये सब इसलिए करते थे क्योंकि उनका प्लान क्लियर था। उनको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए इनिशियल कैपिटल चाहिए थी, जिसे अरेंज करने के लिए उन्होंने ये सारे छोटे मोटे काम किए। और फिर 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर सिटी सर्विसेज खरीदा। इसी सब के कारण केवल 20 साल की उम्र में वॉरेन बफेट अपने टीचर से ज्यादा अर्न करने लगे थे। दोस्तों, लोग अक्सर वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग स्किल्स को मानते हैं उनके बिलियनियर बनने का रीजन, लेकिन अगर उनके पास इन्वेस्टिंग के लिए पैसे ही ना होते तो बिलियनियर कैसे बनते, जो कि उन्होंने कमाए स्मॉल बिजनेसेस से। आप भी इस तरह क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान लेके स्मॉल बिजनेसेस से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, फिर डाइवर्सिफाई करके लाइक वॉरेन बफेट एक दिन मिलियनियर बन सकते हैं। ऐसा नंबर 3 है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को एक स्टेबल एसेट के रूप में देखा जाता है, जो आपको पैसिव इनकम भी दे सकती है और साथ में इसकी वैल्यू भी विद टाइम बढ़ती रहती है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 9.8 बिलियन तक रीच कर सकती है, जिसका ये मतलब है कि दुनिया भर में फूड आइटम्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी, जिस कारण एग्रीकल्चर लैंड्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि फसलों की और सब्जियों की डिमांड बढ़ जाएगी। एडिशनली सस्टेनेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों का बढ़ता हुआ झुकाव भी एग्रीकल्चर लैंड्स की डिमांड को बढ़ा रहा है। तो यानी कि इस एसेट में इन्वेस्ट करना भी फ्यूचर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और ये एक फिजिकल एसेट है, इसलिए इसकी वैल्यू स्टॉक्स और बॉन्ड्स की तरह मार्केट ट्रेंड्स के कारण फ्लक्चुएट नहीं करती। एग्रीकल्चर लैंड आपके पैसे की वैल्यू को बड़े अच्छे से स्टोर करता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एग्रीकल्चर लैंड इसलिए एक अट्रैक्टिव एसेट है क्योंकि आप इस पे फसल उगा के फिर उसे सेल करके या फिर लैंड को लीज पर देके इनकम जनरेट कर सकते हो, और साथ में इसकी कीमत भी बढ़ती रहती है। इंडिया में लैंड की वैल्यू स्टेडीली कई सालों से ग्रो हो रही है। 5 से 15% के बीच हर साल लैंड की कीमत बढ़ती रहती है। डिपेंड करता है कि लैंड किस एरिया में है। फ्यूचर पोटेंशियल की भी बात करी जाए तो ग्लोबली पॉपुलेशन का बढ़ना, फिर शहरीकरण का तेजी से फैलना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाएगा, जिससे फार्म लैंड्स की डिमांड तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यानी कुछ भी हो, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड एक ऐसा एसेट है जो हर हाल में आपके पैसों को बैंक से ज्यादा रेट से ग्रो करेगा, और बैंक में पैसे रखने से ये ज्यादा सेफ भी है, क्योंकि वंस जमीन आपके नाम हो गई तो फिर उसे आपसे कोई हथियार नहीं सकता, अनलेस और अनटिल आपके साथ कोई फिल्मी सीन हो जाए। ऐसे नंबर 4 है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। ये एसेट्स इजीली बैंक से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स दे देते हैं, लेकिन अक्सर स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों का ख्याल होता है कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की जगह है अपने पैसे रखने के लिए, लेकिन ये बात केवल उन लोगों के लिए सच है जिनको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। बिना प्लान के आप कुछ भी करोगे तो वो रिस्की ही होगा। हाउएवर, अगर आप प्लानिंग के साथ इनमें इन्वेस्ट करते हो तो जो फायदे स्टॉक मार्केट में हैं वो और कहीं नहीं है। आओ जल्दी से मैं इनके फायदे गिनवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मिलेंगे हायर रिटर्न्स। सेंसेक्स के पिछले 20 सालों की रिटर्न्स अराउंड 15% के आसपास हैं। सेकंड है कंपाउंडिंग। स्टॉक मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, जिससे पैसा काफी तेजी से ग्रो होता है, और अगर आप इनफ लंबे समय के लिए शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करते हो तो पैसे इतनी स्पीड से बढ़ने लगते हैं विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि ये किसी मैजिक से कम नहीं लगता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपको 15% के रिटर्न्स मिलते हैं साल दर साल, और आप 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो कुछ इस तरह से आपके पैसे बढ़ेंगे। पहले 5 सालों में आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो 1 लाख से बढ़कर बस 2 लाख का हुआ होगा, लेकिन अगर आप आखिरी वाले 5 साल देखोगे, यानी 25 से 30 साल का गैप को देखोगे, तो 25वें साल में आपके पास 33 लाख रुपए होंगे, जबकि 30वें साल में 66 लाख रुपए होंगे। यानी आपने शुरू के 5 सालों में तो केवल 1 लाख ही कमाए, बट आखिर के 5 सालों में यानी 25 से 30 वाले सालों में सीधा 33 लाख कमाए। अब इसके आगे हर एक साल में आप लाखों में कमाते जाओगे। जैसे यहाँ देखिए, नेक्स्ट एक साल में फिर आप सीधा 10 लाख रुपया कमाओगे, और उसके अगले एक साल 11 लाख, और ये इसी तरह बढ़ता जाएगा हर साल। और यही है दोस्तों मैजिक कंपाउंडिंग का। और दोस्तों, ये जो मैंने रिटर्न्स लिए हैं 15% के, ये तो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न्स हैं, बट अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप वहां से इवन हायर रिटर्न्स भी ले सकते हो,
जिससे कंपाउंडिंग और पावरफुल तरीके से काम करेगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आप 15 की जगह 20% के रिटर्न्स ले पाते हो तो पहले जहां आपको 30 साल बाद 66 लाख अपने पोर्टफोलियो में दिख रहे थे, अब इस केस में 2 करोड़ 37 लाख रुपए दिखेंगे। देख सकते हो सिर्फ 5% एक्स्ट्रा रिटर्न से कितना फर्क पड़ा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में। यही है दोस्तों कंपाउंडिंग का जादू। बट मोस्टली लोग इसे समझते नहीं हैं और समय रहते कोई अच्छा फैसला नहीं लेते और बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। वॉरेन बफेट ने भी यही तो किया है। 80 साल तक पैसों को 20% रिटर्न्स पे कंपाउंड होने दिया है, जिस कारण आज तक वो बिलियनियर लिस्ट में टॉप 10 रैंकिंग पर आते हैं। नेक्स्ट एसेट है एसेट नंबर 5, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ग्लोबल डेटा की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार सेकंड हैंड मार्केट 11 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है नॉर्मल रिटेल मार्केट से, जिसको आप रियलिटी में भी फील कर सकते हो। चाहे कार्स हो, स्मार्टफोन्स हो या चाहे क्लोथ्स, लोग सब कुछ सेकंड हैंड खरीदना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि नए प्रोडक्ट्स की कीमत बड़ी तेजी से डेप्रिशिएट करती है, जबकि सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स अपनी कीमत को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। यही कारण है कि 2020 में OLX ने रिपोर्ट किया था दैट 6 मिलियन से ज्यादा सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स वो हर महीने सेल कर रहे हैं। बट आप इसे एसेट की तरह कैसे यूज कर सकते हो? तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्टफोन्स, एक्सेसरीज एटसेट्रा को सेकंड हैंड खरीद कर फिर उन्हें रिपेयर करके महंगा बेच सकते हो लाइक कैशिफाई। या फिर आप फैशन प्रोडक्ट्स जैसे कपड़ों को भी इसी तरह बेच सकते हो एक थ्रिफ्ट स्टोर बनाकर। दूसरा तरीका है विंटेज आइटम्स सेल करना, जैसे विंटेज फर्नीचर, वॉचेस, लग्जरी हैंडबैग्स और रेयर कलेक्टिबल्स जैसी चीजें जो टाइम के साथ महंगी होती जाती हैं। इन्हें स्टोर करके और मेंटेन करके फिर फ्यूचर में महंगे प्राइसेस पर सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो। एंड फाइनली तीसरा तरीका है नॉस्टैल्जिक चीजों को कलेक्ट करना। नॉस्टैल्जिक चीजें वो होती हैं जो हमें हमारा बचपन याद दिलाती हैं, जैसे कि विंटेज टॉयज, कार्ड्स, स्टैम्प्स और कॉमिक्स। इनकी भी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है और ये तरीका भी आपको पैसे कमा के दे सकता है। एसेट नंबर 6 है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एसेट्स। इंडिया एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अकेले 2023 में 8 से 9 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने के लिए आए थे, जिसमें से आगरा का ताजमहल सबसे ज्यादा विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े एसेट्स जैसे कि होटल्स या रिजॉर्ट्स ओन करते हो या फिर टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, तो ये आपके लिए हाईली प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। देश और दुनिया में लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं और ये आपकी ग्रोथ का कारण बन सकता है और इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। एसेट नंबर 7 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है आपके दिमाग की क्रिएशन जो कि लॉ द्वारा सुरक्षित की जाती है। इसे ऐसे समझिए, मान लो आपने एक सॉन्ग बनाया, ये आपकी क्रिएटिविटी थी। अब इसको कोई अगर और यूज करना चाहेगा तो उसे आपको फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज बिना आपकी परमिशन के वो आपका सॉन्ग यूज नहीं कर सकता और आप ये फीस लाइफ टाइम तक ले सकते हो। और ऐसा आप एक से ज्यादा लोगों के साथ भी कर सकते हो। यानी कि सॉन्ग तो एक ही था, लेकिन आप इसको यूज करने की परमिशन अनलिमिटेड लोगों को दे सकते हो और सबसे रॉयल्टी चार्ज कर सकते हो। और सॉन्ग ही क्यों, आपको जो भी आता हो, चाहे आप एक ई बुक लिखो या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बनाओ या कोई डिजिटल आर्ट, आप सबका कॉपीराइट ले सकते हो और लाइफ टाइम बैठे बिठाए इनकम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेंशन करी है तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हो, जिसके बदले में आप लाइफ टाइम रॉयल्टी चार्ज कर सकते हो अगर कोई आपका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को यूज करता है तो। आज के समय में ऐसी क्रिएटिव इनोवेशंस की बहुत जरूरत है क्योंकि स्टार्टअप्स हर रोज धड़ाधड़ खुल रहे हैं। ऐसे में इस तरह के क्रिएटिव प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस की जरूरत स्टार्टअप्स को पड़ती रहती है। इसलिए अच्छा है कि आप बैंक में पैसे ना रख के ऐसे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाने में पैसे इन्वेस्ट करें जिनसे लाइफ लॉन्ग आपको इनकम होती रहे। तो दोस्तों, ये सातों एसेट्स बैंक में पैसे रखने से कई गुना बेहतर हैं। आपका पसंदीदा इनमें से कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं।